गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8। इससे पहले हम लोग 7 प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो को देखो, उसमें 1 बाय 1 करके सारे वीडियो को समझाया गया है। प्रॉपर्टी नंबर 8 फैक्टर प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एज ए कंपटीशन के व्यू से। अगर आप इस्तेमाल करने सीख गए तो ठीक है, नहीं भी करते हैं तो हम लोग जनरल मेथड से हर प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इफ डेल इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए यहाँ पे डेल क्या है, डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एफ एक्स है, एंड एफ ए इज इक्वल टू 0। जहां जहां एक्स है वहां एफ पुट कर दिया जाए तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो बोलता है देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ डेल। बोलता है तब x माइनस ए डेल का फैक्टर होगा। जरा एग्जांपल है एक, समझने का प्रयास करें। जैसे मान लिया जाए कि एक डिटरमिनेंट्स हमने कंसीडर किया जिसका एलिमेंट है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, मैंने एक डिटरमिनेंट कंसीडर जो किया है उसके फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट 1 1 1 है, सेकेंड रो a b c है एंड थर्ड रो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। जरा आप केयरफुल्ली अगर इस बात को अगर समझें कि अगर हम वी रिप्लेस a बाय b, अगर हम a के जगह पे b पुट कर दे तो क्या हो जाएगा। अगर हम पुट कर देते हैं पुट a इक्वल टू b, इस डिटरमिनेंट पे अगर a की जगह पे b पुट कर दें तो आप साफ दिखाई देगा कि फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 1 b b स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि इस डिटरमिनेंट का फिर वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बोलिए 0 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 को सेटिस्फाई करेगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0 व्हेन एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स विल बी आइडेंटिकल। तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर हमें एक की जगह पे b पुट किए तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट a minus b is the factor of del. Similarly, अगर आप पुट कर देते हो पुट b is equal to c, अगर आप इस इक्वेशन में इस डिटरमिनेंट में b की जगह पे c भी पुट कर देते हैं तो भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस वक्त क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? देयरफॉर आप कह सकते हो कि b माइनस c इज द फैक्टर ऑफ डेल एंड ऑल्सो जब आप पुट करते हो पुट a इज इक्वल टू c या फिर c इज इक्वल टू a पुट कर दे, अगर c की जगह पे a पुट आप कर देते हो तो भी आपको दिखाई देगा कि थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 1 a स्क्वायर। इट मींस फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, उस वक्त आइडेंटिकल हो जाएंगे और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि c माइनस a इज द फैक्टर ऑफ डेल। इसलिए c माइनस a भी इस डिटरमिनेंट का क्या होगा, फैक्टर हो सकता है। क्लियर है? तो जो फैक्टर होता है वो डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर लिखा जा सकता है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्लियर है? तो एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो हमारे पास कंपटीशन में कभी आया था। आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 को समझाने के लिए लिखा है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नंबर 8 अगर आपको नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा, थोड़ा लंबा बनेगा और वो लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा। बोलता है वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। बोलता है ये एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 0 है, इज क्या होगा, इनमें से 4 ऑप्शन क्या होगा। x के किस वैल्यू के लिए रूट है तो x का ही वैल्यू निकलेगा, यहां पे। और ये तय हो गया कि यहां पे x का वैल्यू अगर 0 आप पुट करते हो तो ये सेटिस्फाई भी नहीं करने वाला है, तब तो किसी भी कीमत में इसका वैल्यू जो है 0 नहीं आने वाला है। खैर यहां पे 0 दिया हुआ भी नहीं है।
आप अगर चाहो तो बारी बारी से पुट कर सकते हो और देखते हैं कि क्या आइडेंटिकल आएगा। सबसे पहले तो इस डिटरमिनेंट्स को देखो और इसमें प्रॉपर्टी लगाने का काम सोचो। अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि C1 में चेंज कर दे और C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे, C1 में चेंज करते हैं और C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, तो उससे आपके पास जो बनेगा वो ये वैल्यू आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा काम करने से क्या हो रहा है, आपको फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में फैक्टर मिल जा रहा है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर क्या ये कॉलम में ना करके रो में कर सकते हैं, तो रो में आप करोगे आपको फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर आप रो के एलिमेंट को ऐड करते हो तो आपको फैक्टर नहीं मिलने वाला है, समझ रहे ना। इसमें आप देख रहे कि फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, जो ये फैक्टर है। आप इसको चाहो तो डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर ले जा सकते हो, लेकिन थोड़े देर के रुक जाए, अगर यहां पे भी रुक जाए, वो बोलता है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, x के लिए क्या होना चाहिए। अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, अगर मैं बोलूं कि x प्लस ए का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, कब होना चाहिए, जब x का वैल्यू माइनस ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम अगर इनको अगर हम बोले कि ये 0 होना चाहिए, कब, अगर ये तीनों 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 7 तो आपको मैंने पढ़ाया ही है। प्रॉपर्टी नंबर 7 तो यही बोलता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स विल 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अगर किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो ऑब्वियस है कि ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होगा। क्लियर है। हम लोग ये देखना चाहेंगे कि क्या ये ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन में है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब है आंसर यही होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर नहीं आता हो तो क्या प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं बनेगा, बनेगा। वो कैसे बनेगा, अगर ये सब्जेक्टिव होता तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन लेंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 1 1 b x प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। अब हम लोग धीरे धीरे प्रॉपर्टी समाप्त करने की ओर हैं और समाप्त भी कर चुके हैं अगर बोर्ड को देखें तो। अब बताओ, अब इस प्रॉब्लम का वैल्यू सॉल्व करना है। अब अगर इस डिटरमिनेंट्स को देखें तो ये डिटरमिनेंट्स हमारा टाइप 1 में होगा, जो अभी हम लोग जब ये प्रॉपर्टी खत्म करेंगे तो बताएंगे टाइप 1 होता क्या है मेरे लिए। सबसे पहले तो आप देखो कि किसी एक रो या किसी कॉलम में हर एक एलिमेंट इसका इंटीजर है, तो इंटीजर है इट मींस फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1 1 है। 1 देखने से डिटरमिनेंट और भी आसान हो जाता है, मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा भी। चलो ऐसा काम करते हैं कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को 0 करने का प्रयास करते हैं। अगर हम R2 में चेंज कर दें R2 माइनस R1 और R3 में चेंज कर दें R3 माइनस R1, R2 में चेंज किया R2 माइनस R1 और R3 में चेंज करते हैं R3 माइनस R1, अब आपके पास बचेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 b c 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, इनमें से इनको घटा दो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, इसका मतलब है कि आप बोलोगे कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू निकलेगा आपको बताऊंगा कि ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू x स्क्वायर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल होगा। अगर आप फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे, ये लाइन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे, ये बचेगा, इसका वैल्यू x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि जो डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है उसमें x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर यह x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, x का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे बट
x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? therefore x plus a plus b plus c is equals to 0 implied that x is equal to minus of a plus b plus c। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। इंपॉर्टेंट और खास प्रॉपर्टी है मेरे लिए, मैं हर दफा में प्रॉब्लम बनाता हूं और जनरल वे में इसका इस्तेमाल करता हूं। क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 8, जरा समझना है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट above और below the main diagonal बोलने का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल, consist of 0, then the determinant is equal to the product of the diagonal elements। बोलता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ हो और उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर उसके सारे एलिमेंट अगर 0 हो, चाहे वो ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाए या फिर नीचे के एलिमेंट अगर 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल होगा। जरा समझिए क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है a1, a2, a3, 0, b2, b3, 0, 0, c3। आप देख रहे हो कि इस डिटर्मिनेंट्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का हर एक एलिमेंट जो है वो 0 है। इट मींस ये 0 का एक ट्रायंगल बना हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। इसलिए इस डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए आप ये बात बता सकते हो कि इसका वैल्यू जो होगा वो a1, b2, c3 होगा। जस्ट उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि ऐसा हो a1 0 0, a2 b2 0, a3 b3 c3, अगर हमने ये डिटर्मिनेंट्स अगर कंसीडर किया हो और यहां भी देखते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर के हर एक एलिमेंट 0 से बना हुआ एक ट्रायंगल है, यानी कि सारे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब अगर 0 हैं तो इनका वैल्यू अभी भी a1, b2 और c3 ही होगा। ये बात आपका प्रॉपर्टी नंबर 9 बता रहा है। जरा इस प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में देख लें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम अगर हो जाए, फाइंड del इज इक्वल टू 1 1 1 b x प्लस b b c c x प्लस c। अगर हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप बताओगे सर r2 चेंज r2 माइनस r1, r3 चेंज r3 माइनस r1। ऐसा करने से 1 b c 0, अब सेकेंड कॉलम सेकेंड रो के एलिमेंट में चेंज हुआ है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, x प्लस b माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएंगे, c माइनस c, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा, b से b ये 0 हो जाएंगे और फिर x प्लस c से c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x आ जाएगा। क्लियर है? आप ऐसे देखने से आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के हर एक एलिमेंट 0 है। इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 1 इंटू x इट मींस x स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है हम सबों के लिए। हम लोग देखते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर, इसी में एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। थैंक्स। तो आपके पास जो मैंने एक प्रॉब्लम जो लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वीवीआई प्रॉब्लम है। आप केकेआई बोलो या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो, जो बोलना आप इस प्रॉब्लम को बोलो और लेकिन प्रैक्टिस करके भी जाओ एग्जाम हॉल में। वैसे मैं इस प्रॉब्लम का टाइप को मैं बोलता हूं ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है। जब आपको दिखाई देगा कि इसके किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट कहीं भी इंटीजर तो नहीं है लेकिन इसको इंटीजर के फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को टाइप 2 का प्रॉब्लम बोलते हैं। टाइप 1 का प्रॉब्लम हम लोग उसमें कंसीडर करेंगे जिसमें जो डिटर्मिनेंट्स का कोई एलिमेंट या हर एक एलिमेंट या कोई एलिमेंट जो होगा वो इंटीजर होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे, जैसे इस प्रॉब्लम में देखो इसमें सब अलजेब्रिक नंबर दिया हुआ है, कहीं इंटीजर तो नहीं है लेकिन इस प्रॉब्लम को इंटीजर के फॉर्म में रिड्यूस
किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग टाइप 2 का प्रॉब्लम बोलते हैं। क्लियर है? चलो उस प्रॉब्लम को खैर बाद में हम लोग समझेंगे, अभी तो ये समझना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना है और वो AQ लाना है। मैं चलता हूं LHS से। LHS A प्लस B प्लस C। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिख रहे हैं 2A 3A प्लस 2B 4A प्लस 3B प्लस 2C 3A 6A प्लस 3B 10A प्लस 6B प्लस 3C। चलिए देखिए, अब मैं आपको बोलूं, मेरा मेन प्रॉपर्टी लगाने का मकसद ये होता है कि मैं किसी रो या किसी कॉलम का दो एलिमेंट जीरो कर दूं। जब मैं प्रॉपर्टी खत्म करके मैं प्रॉब्लम पे विशेष तौर पे आऊंगा तो मैं प्रॉपर्टी लगाने का मकसद आपको समझाऊंगा। अभी मेरा मकसद यह है कि मैं क्या करूं जिसे किसी रो या किसी कॉलम का दो एलिमेंट जीरो हो जाए, और जिस रो और जिस कॉलम में दो एलिमेंट जीरो होता है मैं उसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूं। जरा देखिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे 2A है और यहाँ पे 3A है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे और इसे चाहें तो इस एलिमेंट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जैसे मान लिया जाए A और A फैक्टर है, अगर इस एलिमेंट को चाहो तो बाहर कॉमन लिख सकते हो, तो A बाहर में होगा और 1 2 3 होगा सामने। क्लियर है? चलो मैं ऐसा काम करता हूं कि R2 को चेंज करता हूं और R2 माइनस 2 R1 में कर देता हूं। R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर R3 के एलिमेंट के लिए मैं R3 माइनस 3 R1 करते हैं। अगर ऐसा काम किया जाए तो फर्स्ट रो में कोई बदलाव नहीं है, उनका एलिमेंट होगा A प्लस B प्लस C। सेकेंड रो का एलिमेंट हो जाएगा 0 और मैंने आपको बोला यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 2B सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2B कैंसिल, 3A माइनस 2A, इट मीन सिर्फ A बचेगा। अब आप यहाँ पे 2A 2B 2C और 2C कैंसिल हो जाएगा, 4A से 2A चला जाएगा तो सिर्फ 2A, 3B से 2B चला जाएगा तो प्लस B बचेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलो 3A और ये 3A, क्योंकि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो के एलिमेंट को लिखने के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3A माइनस 3A तो 0। अब यहाँ पे 6A प्लस 3B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3A प्लस 3B से 3B कैंसिल, 6B माइनस 3B तो आप बोलोगे 3A। अब यहां से करोगे तो 10A और 3A तो इट मीन 7A, 6B एंड 3B तो प्लस 3B एंड 3C और 3C तो कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस प्रॉब्लम को देखें, अगर यहां भी चाहे तो एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अलावा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं आपको लिख रहा हूं अगेन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर रहा हूं मैं R3 को चेंज कर रहा हूं। R3 के एलिमेंट को क्या चेंज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं R3 माइनस 3R2। मैं R3 के एलिमेंट को चेंज कर रहा हूं जब मैं R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं R3 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। उससे क्या मिलेगा हमें, A प्लस B प्लस C 0, A 2A प्लस B 0। अब यहां पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 प्लस 3B कैंसिल, 7A माइनस 6A दैट इज A। डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेन डायगोनल है और ये मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब 0 है। हमें एक्सपेंड करने की जरूरत, वैल्यू नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे इसका वैल्यू जो होगा वो AQ होगा। सही बोल रहे हैं आप? क्लियर है ना? तो इसी तरीके से एक और मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको कंपटीशन के लिए दिखा रहा हूं कि कंपटीशन में कैसे प्रॉब्लम रहेगा, उसको कैसे इस प्रॉपर्टी से हैंडल किया जा सकता है। वैसे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, फर्स्ट रो का एलिमेंट है A प्लस B प्लस NC, n माइनस 1 इंटू A, n माइनस 1 इंटू B, n माइनस 1 इंटू C। सेकेंड रो का एलिमेंट है B प्लस C प्लस NA एंड n माइनस 1 इंटू B, n माइनस 1 C, n माइनस 1 A, n माइनस 1 इंटू A, C प्लस A प्लस NB। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये सिंपली हमको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं ये बात को सोचकर कि
किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट फैक्टर हो जाए। हम जोड़कर और सब्ट्रैक्ट करके देखना चाहेंगे कि क्या कहीं कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट फैक्टर बन रहा है। क्या आपको दिखाई देगा इस डिटरमिनेंट में, इस डिटरमिनेंट के लिए ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अगर ऐसा काम किया जाए, C1 चेंज कर दे, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको और इसको ऐड करते हैं। आप जरा ऐड कर लीजिए, आपको दिखाई दे देगा। क्या देगा? A प्लस बी प्लस एन सी प्लस एन ए माइनस ए प्लस एन बी माइनस बी। बी और ये बी कट जाएगा, ये ए और ये ए कट जाएगा। इट मीन्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये आपको मिल रहा है। इसे भी ऐड कर दो तो यही मिलेगा। इसको और इसको भी ऐड करके देखिए, आपको यही मिलेगा। इट मीन्स हमको ये काम करना चाहिए यहाँ पे। क्यों? वैसे काम करने से फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आने वाला है। अगर ये काम करते हैं तो डिटरमिनेंट हो जाएगा एन ए प्लस बी प्लस सी, और लाना भी था हमें एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलते जा रहा है, एन ए प्लस बी प्लस सी, एन ए प्लस बी प्लस सी, एन माइनस वन इंटू ए बी प्लस सी प्लस एन ए, एन माइनस वन इंटू ए, एन माइनस वन इंटू बी, एन माइनस वन इंटू बी, सी प्लस ए प्लस एन बी। डियर स्टूडेंट, अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठो, ऑप्शन को देखते रहना चाहिए। अगर अभी आप इसको उठाकर बाहर ले आओगे तो एन बाहर चला जाएगा, एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आप देखो कहीं भी एन किसी के साथ वैसे नहीं है, लेकिन एक यहां पे है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आगे इसलिए भी सॉल्व करना पड़ेगा कि हो सकता है एन तो यहां पे आए लेकिन नन ऑफ दिस दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, इसलिए हमको आगे चल के सॉल्व करना ही पड़ेगा। जल्दबाजी में आप इसको टिक या इसको टिक नहीं कर सकते। चलिए कॉमन ले लिए हम लोग फर्स्ट कॉलम से, एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 1 1, एन माइनस वन इंटू ए बी प्लस सी प्लस एन ए, एन माइनस वन इंटू ए, एन माइनस वन इंटू बी, एन माइनस वन इंटू बी, सी प्लस ए प्लस एन बी। वैसे तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर 1 1 है तो हर बार आपको यही इस्तेमाल करना, R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R1। ऐसा काम करने से फर्स्ट कॉलम का दो एलिमेंट 0 होगा, जो हम एक्सपेंड करने में सहूलियत होगा। n इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा 1, n माइनस वन इंटू ए, n माइनस वन इंटू बी 0। अब जरा देखना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, एन ए को सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा ए। इट मींस अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ पे चलो एन बी और ये एन बी सब्ट्रैक्ट होगा, कट जाएगा, ये माइनस बी, यानी कि ये दोनों तो सेम है, ये आंसर हो जाएगा 0। 1 माइनस वन तो वैल्यू 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा सर, वहां प्लस ए होगा। देख ले हम लोग, जरा इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। चलिए ठीक है, ये माइनस ए है, माइनस बाहर से करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। ऐसे ध्यान देना है बोर्ड पे, बहुत अच्छी बात है आपका। अब चलो देखो, थर्ड रो से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हम लोग देखेंगे प्लस बी हो जाएगा, और एन बी माइनस से ये भी कट जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास आएगा। अब आप ही डियर स्टूडेंट बताओ, अभी आप प्रॉपर्टी पढ़ो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का हर एक एलिमेंट 0, तो डिटरमिनेंट का एलिमेंट क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी पहले से है, और इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, यानी कि तय हो गया कि आंसर हमारे पास क्या हो गया? एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब हो गया, एन इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आंसर। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट अब हम लोग एक के लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होता क्या है।
A determinant is called symmetric determinant if for its every element aij is equal to aji for all I and j. अब जानते हो डिटरमिनेंट्स के हर एक एलिमेंट को दो सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रो और एक कॉलम से, जो ith रो और jth कॉलम में एलिमेंट को बोलता है। जरा समझिए बोल क्या रहा है डिफिनेशन। बोल ऐसा रहा है कि अगर मान लिया जाए A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 एंड A33 है, ये डिटरमिनेंट सिमेट्रिक होगा कब? ये डिटरमिनेंट सिमेट्रिक कब कहलाएगा? अगर ये डिटरमिनेंट्स को सिमेट्रिक होना होगा तो ये तय है कि A11 से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन I और J डिफरेंट है, तो A12 जो होगा वो A21 के बराबर होना चाहिए। A13 का जो वैल्यू है वो A31 के बराबर होना चाहिए, और A23 का जो वैल्यू है, A23 का वैल्यू जो है वो A32 के वैल्यू के बराबर आ जाए। और ये तो सेम है, ये तो कहीं भी रहेगा A11 तो A11, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि A12 और A21, A13 A31 और A32 और A32 का वैल्यू अगर आपस में सेम हो जाए तो वैसे डिटरमिनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, एक डिटरमिनेंट्स मैंने आपको लिखा है A H G H B F, और अब हम लोग लिखेंगे G F C। जरा इस डिटरमिनेंट्स को हम लोग देखें जो क्या सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। आप सीधा सीधा बात समझो, मैं यहां पे जो एलिमेंट बोल रहा हूं वो A12 का एलिमेंट है। अब यहां A12 और A21 आप देखो सेम एलिमेंट है या नहीं है। यहां जो एलिमेंट है वो A13 है, और A31 का एलिमेंट आप देखो A31 सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। अब आप यहां पे देखोगे A23 एंड A32 का एलिमेंट को देखो, A32 आप देखोगे सेम एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो कैसा डिटरमिनेंट है? सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। क्लियर है? क्लियर है यहां पे? तो अब हम लोग समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, और अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स को समझते हैं। A determinant is called skew symmetric determinant if its every element aij is equal to minus of aji for all I and j, and aij is equal to 0 when I and j are equal। जब I और j आपस में बराबर नहीं है, बोल सकते हैं आप aij is equal to minus of aji when I is not equal to j, and aij is equal to 0 when I is equal to j। बोलता है कि जब रो और कॉलम अगर आपस में बराबर होगा उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, और जब रो और कॉलम जिस एलिमेंट में आपस में बराबर नहीं होंगे वो एलिमेंट अपोजिट साइन के साथ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो वैसे डिटरमिनेंट्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। जरा समझिए क्या बोल रहे हैं एग्जांपल में। जैसे मैं बोल रहा हूं A11, क्या बोला मैं? A11, तो A11 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। A12 लिखा मैंने, A12 A13, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन A21 लिखने जब जाएंगे तो A21 जो है वो माइनस ऑफ A12 के बराबर होना चाहिए। यहां एलिमेंट 0 होना चाहिए, और ये एलिमेंट जो है वो A23 है। अब यहां पे जब एलिमेंट लिखेंगे A31 तो वो माइनस ऑफ A13 के बराबर होना चाहिए, और ये एलिमेंट जो होगा माइनस ऑफ A23 के बराबर होना चाहिए, और ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। अगर कोई डिटरमिनेंट्स इस फॉर्म में हो तो वैसे डिटरमिनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बोलते हैं। और दो डिटरमिनेंट्स यहां पे बात कंसीडर किया जाए। अभी जो आपने ये डिटरमिनेंट्स जो कंसीडर किए हो ये एक ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स है। हम लोग 2 ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट्स एक कंसीडर कर सकते हैं, 0 A12 माइनस A21 0, ऐसा भी है। ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट भी जो है आपके पास वो क्या है? स्क्यू
स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। कैसा डिटरमिनेंट है? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। यहां पे सॉरी आपको बोलना A12। ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या है? वो कैसा डिटरमिनेंट है? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, लेकिन ये कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, यानी कि ये इवन ऑर्डर का है। जरा आप बात समझिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसकी वैल्यू समझना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं नोट करके मैं लिखवाऊंगा। जो इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा, जो इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा, उसका वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। उसका वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और जो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर एक डिटरमिनेंट है जो ऑड ऑर्डर का है, तो अगर आप पहचान लिए कि डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, अगर वो ऑर्डर 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि ऑड ऑर्डर है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या बोला जाएगा? 0 बोला जाएगा। और इवन ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। डियर स्टूडेंट जरा समझो, अगर आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे A12 का स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया? जैसे अगर 0 2 -2 0, आप बोलोगे कि ये डिटरमिनेंट कैसा डिटरमिनेंट है? तो आप बोलोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है और Aij माइनस ऑफ Aj के बराबर है, जब i और j आपस में बराबर नहीं है। ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर हम लोग जब फाइंड करेंगे तो बोलते हैं 4 है। क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? जिसको हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। यही बात बोलना चाह रहे हैं यहां मैं। अगर इस डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करते हो और वैल्यू निकालते हो, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 0 निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स मैं एक बात बता रहा हूं, ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। प्रूफ करना अगर हो तो हम लोग कैसे करेंगे? एक मान लिया जाए कि हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम है, डेल इक्वल टू 0 2 3 -2 0 3, यहां पर 5 लिख देते हैं, सॉरी। और अब हम लोग लिखते हैं -5 1 -3 0। चलो अब देखो, प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 भी है, और यहां जो एलिमेंट है A12 पे और A21 में मैच कर रहा है डिफिनेशन को। A13 और A31 मैच कर रहा है, A23 और A32 मैच कर रहा है। ये डिटरमिनेंट तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, और ये ऑर्डर 3 है, यानी कि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। इसका वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, ये तो तय है। लेकिन मान लिया जाए कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, पहले बोर्ड का एग्जाम, पहले लॉन्ग मेथड समझे, फिर तो शॉर्ट मेथड तो हमने बोल दिया। अगर ये बोला जाए कि आप प्रूफ करो कि ये एग्जाम में आ गया है 4 मार्क्स में, तो क्या आप डायरेक्ट बोल कर दोगे तो आंसर हो जाएगा? क्या नहीं होगा। जब प्रूफ करना होगा तो आपको मालूम है जो प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करना होगा। बिना प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए अगर आप डायरेक्ट अगर किसी बच्चे ने एक्सपेंड कर दिया तो वो मार्क्स गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको इसमें प्रॉपर्टी लगाना है। डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आपको इस प्रॉब्लम के लिए याद रखना होगा प्रोसेस। मैंने बोला डेल इक्वल टू दिस। अब हम लोग ऐसा काम करेंगे, R1 चेंज -1 इंटू R1। R1 के एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 के एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और R3 के भी एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी पढ़ाने वक्त मैंने बोला था Ri चेंज Ri प्लस MRJ, लेकिन आपने क्या किया? जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस रो में चेंज कर रहे हो आप उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बदल जाएगा। अगर आप उसको संतुलन में लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? डिटरमिनेंट्स में -1 टू द पावर 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तीनों रो में, तो तीनों रो का डिवाइड करना होगा -1 से। नहीं, अब ये वैल्यू हो जाएगा 0 -2 -5 2 0 -3 5 3, और ये हो गया 0। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस हो गया, अब ये हो गया 0 -2 -5 2 0 -3 5 3, और ये है 0। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में बोलता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will not change when any two row
or any two columns are identical. Sorry, any two row or any two columns will be interchange, but sign will be change. और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will not change if row and column are changed into the corresponding. अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बदलता नहीं है. फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो आर चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉलम आर चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग रो. रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बदलता नहीं है. हम ऐसा काम करना चाहते हैं इस डिटरमिनेंट में भी, हम इस डिटरमिनेंट में चेंज करना चाहते हैं. चेंज RI, change row into the corresponding column. We get, तब हमें क्या मिलेगा जरा देखिए, डेल इजकल टू माइनस, बाहर तो रहेगा ही रहेगा, अब होगा 0 -2 -5 2 0 -3 5 3 0. मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में एडजस्ट कर दिया. जरा अब आप बताइए, माइनस ये जो डिटरमिनेंट है क्या दिए हुए डिटरमिनेंट्स के बराबर है या नहीं है, तब तो आप इसको डेल लिख सकते हो और बाहर में भी हमारे पास डेल था. अब आप इसको उठा के साइड में ले आओ तो 2 डेल 0 हो जाएगा. एडमिस डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. प्रूफ, यानी कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0. हेंस 0 2 5 -2 0 3 -5 -3 0 इज इक्वल टू 0. प्रूफ. उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा. अब हम लोग प्रॉपर्टी समाप्त कर लिए हैं, तो एक प्रॉब्लम में आपको ऑब्जेक्टिव स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स के ऊपर दिखाता हूं. और नोट तो आप समझ ही गए हैं कि अगर कोई स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ऑड ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू 0 होगा, और अगर स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और वो इवन ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा. ये बात आपको क्लियर रखना है. चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को आप देखो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 4 ऑप्शन दिया हुआ है. आप सब जान रहे होगे कि ये डिटरमिनेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है, आंसर 0 आ जाएगा. क्या सही बोल रहे हैं ना डियर स्टूडेंट, ये आप गलत ऑप्शन जान रहे हो. यही बच्चे का मिसकंसेप्ट है. वो जानते ये हैं कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है तो वो स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा और उसका वैल्यू 0 ही होगा. चलिए आप यहां पे सही हो सकते हैं, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता है. अगर प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट ही है. अगर किसी को ठंडा देके बुखार आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको मलेरिया ही है. ये बात समझना बहुत जरूरी है, तो चेक करना बहुत जरूरी है. A B C यहां पे जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये तो 0 है, लेकिन यहां के एलिमेंट देख लो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज है. यहां और यहां सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज है. ये और ये मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज है, यानी कि ये स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और वो भी ऑड ऑर्डर का है, इसलिए इसका वैल्यू 0 है. ये बात सही है. लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक और जो समझना है. मान लिया जाए इसका वैल्यू देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ 0 AB स्क्वायर AC स्क्वायर A स्क्वायर B 0 BC स्क्वायर A स्क्वायर C CB स्क्वायर एंड 0. अगर किसी बच्चे ने अगर इसका वैल्यू 0 बोला तो वो गलत है. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के हर एक एलिमेंट 0 है, लेकिन इसका वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि ये स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट नहीं है. हमेशा मैं आपको बताऊं, अगर स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का है तभी उसका वैल्यू 0 होगा, और ये तो स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ही नहीं. ठंडा देकर आ रहा है, मलेरिया का दवा चला दीजिएगा, रिएक्शन करेगा, पेशेंट मर जाएगा.
यहाँ भी वही हाल होगा, इसलिए प्रॉब्लम को अच्छे से पकड़ना और समझना है। हम लोग देख लिए प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है, लेकिन यहाँ और यहाँ का एलिमेंट सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये चेंज है। तब आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, आप समझिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को देखो, कुछ फैक्टर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में फैक्टर क्या है, वेरी गुड। एंड थर्ड कॉलम में फैक्टर क्या है, सी स्क्वायर। टेक कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फ्रॉम C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर हो गया, 0 B C, A 0 C, A B 0। क्लियर है? और अब ऐसा काम करें, हमें तो किसी रो का 2 एलिमेंट 0 करना है या किसी कॉलम का 2 एलिमेंट 0 करना है। मैं C2 में चेंज कर दिया, मैं C2 चेंज कर दिया और मैं C2 माइनस C3 कर दिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर में है, 0 B C। जब देखो आप कॉलम में लिखता हूं, मैं पहले कॉलम का काम लिखना चालू करता हूं। अब ए से ए जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस B और ये हो जाएगा C, A B 0। अब आप बताओ, हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट, फर्स्ट रो का 2 एलिमेंट 0 है, यानी कि एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, b माइनस बी सी सी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए, और ये वैल्यू हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, इट मीन्स 2BC। 2BC को जब ए को जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2BC। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आंसर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज यहां तक हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 करके डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।